यहां इम्पेयरमेंट का टॉपिक अगर देखें तो सेपरेट क्वेश्चन आया था दिसंबर 2022 में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करना ही करना। ये इंडिपेंडेंट इम्पेयरमेंट का क्वेश्चन लगता है कि है, लेकिन इसमें बिजनेस कॉम्बिनेशन का भी क्वेश्चन है। ये और जून 2020 का, ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से ये 8-10 मार्क का तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले सिचुएशंस एंड सिनेरियोज दिए गए हैं विथ रिस्पेक्ट टू बिजनेस कॉम्बिनेशन। आपको गुडविल कैलकुलेट करना है, फिर उस सीजीयू से रिलेटेड आपकी रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करनी है, दी गई है। कैरिंग वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कैरिंग वैल्यू में गुडविल ऐड करना है। वो गुडविल जो मेजरमेंट उन्होंने बताया है वो दिया गया है बाय वे ऑफ प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट एसेट्स मेथड से, फेयर वैल्यू से नहीं है। इसीलिए उसको हमें जैकअप करना पड़ता है। जो हमने डिस्कस किया था, आज भी कुछ एक थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, वो बिजनेस कॉम्बिनेशन का और इसका कॉम्बिनेशन रहेगा टॉपिक का। एंड अकॉर्डिंगली आपको इंपेयरमेंट लॉस प्रोवाइड करना है, इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना है। वो कैलकुलेट करने के बाद विथ रिस्पेक्ट टू ओनली पेरेंट उसको एलोकेट करना है। तो ये जो बातें हैं, ये बातें की गई है विथ इन दी दिसंबर 2022 में। सिमिलर क्वेश्चंस एज अ पार्ट ऑफ कंसोलिडेशन क्वेश्चन आए थे। जब 40 मार्क का कंसोलिडेशन का क्वेश्चन होता था तो पीएनडल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपने शायद किए रहेंगे, तो उसमें ये इंपेयरमेंट का एस्पेक्ट 2 से 3 बार मेरे ख्याल से पूछा गया है, इस तरीके का इंपेयरमेंट का क्वेश्चन। तो ये दोनों क्वेश्चन जरूर कीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस है ये। अभी हम देखेंगे क्विकली विथ रिस्पेक्ट टू इंपेयरमेंट, क्विकली रिवाइज करेंगे। है वैसे टॉपिक बड़ा, रिवीजन के लिए इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि उसके छोटे छोटे जो एस्पेक्ट्स है वो हम कवर करेंगे। यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल वाली बातें हैं, प्रैक्टिकलिटीज की बातें हैं, वो उसको हम थोड़ा सा इग्नोर करेंगे, ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। इंपेयरमेंट का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि मेरी एसेट जो है बैलेंस शीट में, एसेट से रिलेटेड इंपेयरमेंट हमेशा एसेट का होता है। तो लेट्स से ऑन द एसेट साइड, नॉन करंट एसेट से रिलेटेड जनरली ये कहां से रिलेटेड है? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। फाइनेंशियल एसेट्स इसके स्कोप में नहीं आती। तो ये एसेट से रिलेटेड ये जो अमाउंट है लिखी हुई, जो कैरिंग अमाउंट है, जो कैरिंग अमाउंट है, दैट कैरिंग अमाउंट ये डिनोट क्या करती है कि मैंने इस एसेट के ऊपर इतना खर्चा किया है शुरुआत में, और आगे जाके कम से कम इतना बेनिफिट ये मुझे देगी बाय वे ऑफ एनी अदर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ये इतना मुझे देगी, इससे ज्यादा ही देगी बट मिनिमम इतना देगी, इसीलिए मैंने इतने पैसे खर्च किए हैं। अब रिकवरी के बारे में मैं जब देखा हूं, सोचता हूं, तो मिनिमम इतना अमाउंट रिकवर करूंगा मैं। उसके बाद डेप्रीसिएशन आ गया, तो डेप्रीसिएशन होने के बावजूद फिर ये कैरिंग वैल्यू जो है, इतनी अमाउंट तो हर साल के आखिर में ये डिनोट करता है कि मिनिमम इतना अमाउंट तो रिकवर होना चाहिए। रिकवरी कैसे होगी? बाय वे ऑफ यूज, और यूज बाय वे ऑफ यूज एंड सेल, सब्सिक्वेंट सेल, यूज खत्म होने के बाद सेल करेंगे, और सेल, इमीडिएट सेल। इमीडिएट सेल, इमीडिएट सेल से क्या होगा? ये रिकवरी हो सकता है या तो बाय वे ऑफ यूज एंड सब्सिक्वेंट सेल। ये दो रिकवरी के तरीके हैं, ये पहला तरीका है, ये दूसरा तरीका है। जो तरीके से मुझे मिनिमम अमाउंट इतनी मिलेगी, इससे मुझे ज्यादा ही मिलेगी, कम मिली तो प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब रिकवरी वाली अमाउंट है। इफ आई वुड लाइक टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, I at least would be able to recover this much of amount. If my recoverable amount
if my recoverable amount is lower than this carrying amount, then asset is impaired. अगर मेरा अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग वैल्यू से कम है, तो देन दैट एसेट इज इंपेयर्ड. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? तो यही कोर प्रिंसिपल है. सो आई शुड नॉट कैरी मतलब ये अमाउंट शुड नॉट एक्सीड माई रिकवरेबल अमाउंट. दिस शुड नेवर एक्सीड माई रिकवरेबल अमाउंट. रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है तो ठीक है, मैं सेफ हूं, मेरी कैरिंग वैल्यू जितनी है उतनी चलती जाएगी. रिकवरेबल अमाउंट नहीं आएगी बुक्स में, बट रिकवरेबल अमाउंट तब आएगी बुक्स में जब मैं कैरिंग वैल्यू ज्यादा बन जाती है. जब ये कैरिंग अमाउंट 100 रुपए की है और रिकवर मैं कर पा रहा हूं 60 रुपए, तो उसका मतलब एसेट इंपेयर्ड है. मुझे ये कैरिंग अमाउंट यहां पर राइट डाउन करनी पड़ेगी, 40 रुपए का लॉस बुक करना पड़ेगा. ये कोर प्रिंसिपल है. तो कैरिंग वैल्यू तो हम हर बार हमेशा कैलकुलेट करते हैं. रिकवरेबल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करनी है, ये सवाल है. नंबर 1, इंडिकेशन तब है कि रिकवरेबल अमाउंट जब कम है कैरिंग वैल्यू से, तब इंपेयरमेंट है. ये अगर 100 है रिकवरेबल अमाउंट और ये 60 है, तो देयर इज नो इंपेयरमेंट. 60 रुपए कैरिंग अमाउंट है, चलता जा रहा है, क्या प्रॉब्लम है? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन 60 रुपए है. और रिकवर कितना कर पाऊंगा? आज इमीडिएटली बेची या वॉटेवर आगे यूज भी करूंगा तो 100 रुपए कम से कम बेनिफिट मिलेगा मुझे. तो ज्यादा ही है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, इंपेयरमेंट नहीं है. मैं मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर प्रिपेयर करने की कोशिश करता हूं. तो ट्रू एंड फेयर मतलब माई एसेट शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड, माई एसेट शुड नॉट बी अंडरस्टेटेड. इस केस में ये ओवरस्टेट हो रहा है. 100 रुपए की आप कीमत दिखा रहे हो कैरिंग वैल्यू में, असल में अमाउंट कितनी मिलेगी आपको एसेट बेच के? 60 रुपए मिलेगी. या फ्यूचर यूज से भी आपको 60 रुपए से ज्यादा पैसे नहीं मिलने वाले. तो ये ओवरस्टेट हुई, तो इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, इसको रीस्टेट करना पड़ेगा टू द 60. तो ये कोर प्रिंसिपल है इंपेयरमेंट का. एज सिंपल एज दैट. तो रिकवरेबल अमाउंट क्या है, कैरिंग अमाउंट क्या है, ये कब टेस्ट करना है? इंपेयरमेंट हुआ या नहीं, ये कब टेस्ट करना है? व्हेन टू टेस्ट, ये सवाल अपने पास है. ऑन व्हाट लेवल, इंडिविजुअल एसेट पे चेक करना है ये टेस्टिंग, या ग्रुप लेवल पे चेक करना है, ये चेक करना है. रिकवरेबल वैल्यू का मतलब क्या है? रिकवरेबल वैल्यू में 2 पैरामीटर्स है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड वैल्यू इन यूज. ये 2 पैरामीटर्स है. ये उसका मतलब क्या है, ये चीजें जानने के लिए स्टैंडर्ड करना है. ये एग्जामिनेशन में ईदर पार्ट ऑफ कंसोलिडेशन क्वेश्चन और सेपरेट पार्ट, ये सवाल आता ही है. इतने साल के पहले ये सवाल आता था कंसोलिडेशन में बाय डिफॉल्ट, बट अब कंसोलिडेशन का क्वेश्चन 25 मार्क का हो गया. इतना मार्जिन नहीं है वहां पे और सवाल पूछने के लिए, इसलिए अब अलग सवाल आता है 8 से 10 मार्क के लिए, 12 मार्क के लिए. तो बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है. कोर प्रिंसिपल ये है. इसके आगे कुछ चीजें देखेंगे. जैसे मैंने कहा पीपी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल एसेट, बस इसमें क्या है, कवर्ड है. कौन कौन से कवर्ड नहीं है टॉपिक? इन्वेंट्री इसमें कवर्ड नहीं है. एसेट अराइजिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ये नहीं है इसमें. इसका जो टेस्टिंग है वो IFRS 15 में होता है. डेफर्ड टैक्स, फाइनेंशियल एसेट्स स्कोप के बाहर है. एसेट्स एक्सेप्ट फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर्स अकाउंटेड एट कॉस्ट. ये भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, बट IAS 27 में इसका अकाउंटिंग कॉस्ट पे होता है, तो इसका इंपेयरमेंट टेस्टिंग IAS 36 के हिसाब से होता है, वो IFRS 9 में नहीं होता. एसेट्स अराइजिंग फ्रॉम एम्प्लॉय बेनिफिट्स, यहां पे प्लान एसेट्स की बात चल रही है, वो यहां पे नहीं है. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, उसमें इंपेयरमेंट टेस्टिंग नहीं होता. रीवैल्यूएशन मॉडल के एसेट पे इंपेयरमेंट टेस्टिंग होता है. फेयर वैल्यूएशन मॉडल, फेयर वैल्यूएशन वाले एसेट्स पे इंपेयरमेंट टेस्टिंग नहीं होता, डेप्रिसिएशन भी नहीं होता. फेयर वैल्यू मॉडल वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को है. रीवैल्यूएशन मॉडल पीपी और इंटेंजिबल एसेट विद एक्टिव मार्केट उनको एप्लीकेबल है. तो दोनों में फर्क है. ठीक है. बायोलॉजिकल एसेट्स मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस एस्टिमेटेड पॉइंट ऑफ सेल,
इंटेंजिबल एसेट्स अराइजिंग फ्रॉम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, ये अलग है, ये इसके बाद में हम डिस्कस करने वाले। इंपेयरमेंट लॉस हमने देखा कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ, जैसे हमने कहा था रिकवरी कैसे हो सकती है, या तो इमीडिएटली बेच के या तो उसको फ्यूचर में यूज करके। तो रिकवरेबल वैल्यू इज हायर ऑफ, लॉजिकली जिससे ज्यादा पैसे मुझे मिलेंगे वो ऑप्शन मैं ऑप्ट करूंगा। am I राइट? तो ये जो है ये वो ऑप्शन है रिकवरेबल वाला, कि इमीडिएटली बेच के जो पैसे ज्यादा देगा या एसेट को यूज करके। सो हायर ऑफ दिस विल बी कंसिडर्ड एज रिकवरेबल वैल्यू या रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल वैल्यू या रिकवरेबल अमाउंट में एक होता है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ये फेयर वैल्यू कैलकुलेट होती है IFRS 13 के हिसाब से, कॉस्ट टू सेल एट एक्चुअल्स। स्क्रीन फ्रीज हो गया है शायद। ओ, अभी तक तो अच्छा चल रहा था, हम जब काम शुरू करते तभी रुक जाता है। एक मिनट दीजिए बस। ये कभी कभी आईपैड को ही प्रॉब्लम होता है।